कल आपने मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में पढ़ा था गीता फर्स्टली, कहाँ पे यूज करा जाता है, इसका मेजर जो यूज है? ठीक है, आज हम एक कोल्ड कप सिरप वाला आर्टिकल भी करेंगे, उसमें भी इसका रोल रहेगा। कल पढ़ा था ना आपने कि टॉक्सिकेंट होता है, कम टॉक्सिकेंट होता है बाकी केमिकल्स के कंपैरिजन पे, पर टॉक्सिक होता है नेचर में। चलो ठीक है, फिर उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी पड़ी थी। हाँ जी, आपका नाम? यशिका। यशिका, डंपिंग का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे। नेक्स्ट, अमृत। हाँ, डंपिंग। डंपिंग है, ठीक है। डंपिंग का मतलब तो एक ही है, दूसरी कंट्री किसी और कंट्री के अंदर सस्ते दाम पे चीजों को बेचेगी, तो वो केमिकल हो या फिर आपकी दूसरी सॉलिड गुड्स हो, वो मैटर नहीं करता वहां पे, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है राजवीर, कल आए थे आप? हाँ बताओ फिर। क्यों लगते हैं? तान्या? सेम ही। कितने बोलते हैं? ठीक बोला राजवीर ने, या किसी को वैल्यू एडिशन करनी है? गीता? हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म ठीक है, मतलब जो लोकल मार्केट होती है हमारी, उसको बूस्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तान्या, हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है? हाइग्रो आएगा विशाली, यहाँ पे हाइड्रो लिख दिया हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक, हाँ, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो आपने कल मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ा था, उसका नेचर कैसा था अगर देखें उसको? कलरलेस था, कलरफुल था, विस्कस था, नॉन विस्कस था? श्रेया? नहीं, प्रेरणा? कलरलेस। और विस्कोसिटी कैसी थी, घना था या नहीं था? नहीं था? था। विस्कस था। विस्कस का मतलब जैसे हनी होता है शहद, वैसे घनाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने तीन टर्म्स पढ़ी थी, फाइबर, यान और फैब्रिक। अगर फैब्रिक को यान में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे वासु? स्पिनिंग। आपका नाम क्या था? वंशिका। आजो आजो। अगर यान को फाइबर में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मुस्कान? ठीक है, वीविंग। तो ये दोनों प्रोसेसेस याद रखनी है जी। ऑनलाइन, ठीक है। बड़े टाइम बाद आए दोनों ही, कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। मुस्कान? यहाँ पे तो नहीं रहा कोई अभी। पारुल तो काफी टाइम बाद आई। कल कल का लगाया था लेक्चर, ठीक है। फिर धवनी मिसाइल के बारे में बताओ, ये बैलिस्टिक है या क्रूज? पक्की बात है, आपने लगाया था कल? नहीं लगाया था, ठीक है, बैलिस्टिक। पारुल, बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस? पैरेलल टू द अर्थ, उल्टा बोल दिया। अब इसको उल्टा कर लो। जो आपकी बैलिस्टिक थी वो एंडोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, दोबारा से री एंट्री एंडोस्फेयर में, फिर अपने टारगेट को हिट करती थी। क्रूज जहां से आपने लॉन्च करा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ जी सचिन। नेक्स्ट, जो ध्वनि मिसाइल आपने पढ़ा था, ये हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक? और इसका मैक नंबर कितने के बियॉन्ड होगा? 5 के बियॉन्ड, जैसे इसका बोला है डीआरडीओ ने 5 और 6, ठीक है। कौन सा इंजन यूज हुआ है इसमें, सुखप्रीत याद है? सुखप्रीत? स्क्रैम जेट इंजन, ठीक है, गुड। उसके बाद थर्ड कौन सी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है? नेक्स्ट, महक। तरन? यूएसए। और आयरन डोम किसका है? इसराइल, ठीक है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी क्या थी मुस्कान? ये तो पहले भी पढ़ी है। एमआईआरवी, वंशिका? ठीक है, क्या होता है इसमें? जो कैनिस्टर होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक वॉरहेड होता है, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा के वॉरहेड्स प्रेजेंट होंगे। आजो आजो। जैसे ध्वनि में कितने बोले हैं? एक या दो, ठीक है, एक तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो वॉरहेड है, और उसके अलावा दो भी हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। इसके बाद जीनोबायोलॉजी आपने एक टर्म पढ़ी थी, किस चीज से रिलेटेड थी गीता? ठीक है, ऑनलाइन, गुड।
हाँ ठीक है, जो एक्चुअल में लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उसके बियॉन्ड भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, आइडियोनेला सिकेंसिस क्या था? आइडियोनेला सिकेंसिस, राजवीर वहां से ना लाइट्स ऑन कर दो ये वाली, बहुत अंधेरा सा है। ठीक है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। और बाकी मतलब जो टेस्ट लिया था मैंने आपका, उसमें एक चीज नोटिस करी जो कॉमन सी थी कि 3-4 मतलब बोल सकती हूँ मैं कि स्पेसिफिक जिन्होंने थोड़ा बहुत रिवीजन करा था जो पहुंच पाए उन आंसर्स तक, बाकियों की बहुत बुरी हालत है। तो मैं इतना सही बोलूंगी, अगर आपने अगले साल पेपर देना है 2026 का तो फिर आपको पढ़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने तो जज नहीं किया, हो जाता है, ये रिवीजन नहीं करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा कुछ भी लिखने के लिए। बस मैं इतना बोलूंगी, अगर नेक्स्ट ईयर पेपर दे रहे हो फिर स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने साथ अब थोड़ा सा, कि रिवाइज करना है तो प्रॉपरली ही करना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने 2027 में पेपर देना होगा वो भी ऐसे लीनियंट ना चले, आ गया बस दिसंबर आ गया तुम्हारा भी टाइम स्लॉट शुरू हो जाएगा। जैसे ही 27 के पेपर के लिए जो टाइम फ्रेमिंग है वो 26 की तो है, तो टाइम तो आपको भी देना ही पड़ेगा। तो ऐसे मत सोचना कि अभी 2 साल हैं 3 साल हैं, चलते जाओ रिवाइज करते जाओ। चलो ठीक है, ओके। अच्छा देखो, कल हमने मैक नंबर, आपके इंजन्स के बारे में काफी सारी चीजें डिटेल में कर ली थी। आज हम जब मिग 21 के रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रशिया से हमने इसको परचेज करा था, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो यूएसएसआर वर्ड आप बोलोगे। अब ये जो मिग 21 है इसकी जैसे ही रिटायरमेंट हो जाती है तो इसके बारे में हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब भी इंजन की बात आएगी या फिर इसके सुपरसोनिक नेचर की बात आएगी तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोल दिया टर्बोजेट, तो टर्बोजेट आ रहा है कुछ कुछ याद? एक कम एयर इनलेट था, दूसरे नंबर पे पड़ा था। पहले जेट इंजन आपने देखा था जब टरबाइन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, फिर टर्बो सीरीज चलती है, टर्बो फैन, टर्बो जेट, वो सारी सीरीज आती है। तो टर्बो जेट में आपने क्या देखा था कि कंप्रेसर रुक ना जाए, वो जो एयर आ रही थी अंदर वो ऐसे ना एक ही बारी में सारी आ जाए, या फिर किसी रीजन की वजह से वो जेट बंद हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, तो टरबाइन पीछे से पावर बैकअप देता रहेगा। तो टर्बो जेट आपका मिग 21 में हुआ करता था। पुरानी सीरीज है, इससे पहले मिग 21 से पहले और भी सीरीज आई थी। और ये जो मिग है, नाम तो आपने याद नहीं करने, ये वो रशियन लोगों के नाम थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था कि क्या क्या फीचर्स हम अपने मिग के अंदर ऐड करेंगे, तो उनके नाम पे बना था। एम और जी इससे रिलेटेड नाम थे, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहे, पर रशियन नेम्स थे दोनों के। अब ये जो मिग 21 है, इंडियन एयरफोर्स में आपने सुना होगा जैसे जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं उसके बेसिस पे स्क्वाड्स भी बनती हैं, तो आपने स्क्वाड याद रखनी है कि कौन सी स्क्वाड में मिग 21 हुआ करता था। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन और है, दैट इज मिग 29, वो भी चल रहा है, पर मिग 21 की रिटायरमेंट हुई है। अगर आपने वीडियो वगैरह देखी हो तो जैसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है तो वाटर कैनन्स का यूज करा जाता है जब भी कोई एयरक्राफ्ट या तो डिप्लॉय होता है या तो रिटायर होता है, तो पानी से उसको नहलाते हैं प्रॉपर कि आपकी जो सर्विस है यहीं पे कंप्लीट हुई। और मिग 21 काफी एग्रेसिव भी था, इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाने लग गया था क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी और रशिया वैसे ही यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी हो गया, उसके बाद कुछ खास सर्विस इसको प्रोवाइड भी नहीं करी गई, स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो इसी वजह से फ्लाइंग कॉफिन भी बोला गया। काफी सारे पायलट मार्टायर हुए हैं बिकॉज ऑफ मिग 21 टू। अब रिप्लेस किसके साथ करेंगे? तो एक तो इंडिया का जो इंडिजीनस है दैट इज तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए मार्क 1, एलसीए मार्क 2, दो सीरीज है, मतलब टेक्नोलॉजी आगे को अपग्रेड होती चलेगी। और इसी के साथ जो फ्रांस से हमने परचेज करा था राफेल, तो उसके साथ बोला गया है कि हम मिग 21 का जो स्क्वाड था उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब और नए एडिशनल एयरक्राफ्ट उसमें ऐड करेंगे। तो 1 बाय 1 सारी चीजें देखते हैं। तो सितंबर 26, 2025 को इसका रिटायरमेंट हुआ। और ये जो सेरेमनी लोकेशन थी तो याद होगा आपको, चंडीगढ़ में ही थी इस बार सेरेमनी, तो ऐसे पूरी सूर्य किरण शेप बनाई गई थी, बीच में यहाँ पे मिग 21 चल रहा था, साइड में दो दो जगुआर चल रहे थे, तो उसको सूर्य किरण शेप बोल देते हैं, ऐसी जैसी शेप बन के आती है। एंड सर्विस की ड्यूरेशन कितनी रही? तो लगभग 62 ईयर्स, 1963, 1950s टू 1960s में यूएसएसआर ने इसको बना के रख दिया था। और देखो 3 साल के बाद ही 1963 में इंडिया ने भी इसको परचेज कर लिया था। अब बहुत सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई जहां पे मिग 21 का इंपॉर्टेंट रोल था, इसी वजह से रिटायरमेंट का इतना ज्यादा शोर था कि मिग 21 की रिटायरमेंट हो चुकी है। इवन जो सेरेमनी थी वो भी किसको डेडिकेट करी गई? मिग 21 को। एयर शो तो हर साल ही होता है,
पर इस बार स्पेसिफिक जो था वो मिग 21 की रिटायरमेंट से रिलेटेड था। एंड रीजंस क्या क्या है रिटायरमेंट के, तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी एज ज्यादा हो चुकी है, सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा आ चुके हैं, रशिया के एंड से स्पेयर पार्ट्स अब इंडिया नहीं आते हैं, मतलब उन्होंने भी एफर्ट डालना छोड़ दिया हुआ है मिग 21 के केस में। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट सुपरसोनिक जेट फाइटर है और इसका जो मैक नंबर आप देखोगे वो 2.0 से लेके 2.05 तक जाता है। वैसे मिग 29 का अगर मैक नंबर देखोगे दैट गोज बियॉन्ड 2.25, तो वो भी कैसा है नेचर में, सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक सबसोनिक ये सारी चीजें हमने कल कर ली थी, तो आज हम पूरा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमने एक वर्ड देखा दैट इज सुपरसोनिक जेट फाइटर। कहां कहां भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे, तो सबसे पहले तो मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जैसे 1965 का इंडो पाक वॉर और 1971 में जब बांग्लादेश को लिबरेट करवाना था, तो उस टाइम पे आपको याद होगा यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, इधर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। एट्रोसिटी इंक्रीज करती है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने कहाँ जाना शुरू कर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इन्फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर बर्डन आना शुरू होता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, फिर डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिबरेशन करवानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ईयर था आपका 1971। तो एयर फोर्स ने जो अपने ऑपरेशन कंडक्ट करे थे वो मिग 21 का यूज करके ही करे थे। देन कारगिल वॉर में भी मिग 21 का इंपॉर्टेंट रोल रहा 1999 का, एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 की, एंड फेमस जो शूट डाउन हुआ था पाकिस्तान के F-16 का, जो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है यूएस से परचेज किया हुआ है, तो वो भी किससे करा था हमने, मिग 21। ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी इसमें आपका एक तो मिग 21 था, साइड में जैगवार थे, तो वो भी रिप्रेजेंट करा गया, एक जिसको डॉज फाइट बोलते हैं, रिप्रेजेंट करा जाता है कि हम कैसे लड़े थे उस टाइम पे। तो ये एयरफोर्स का जो शो हुआ था उसी में रिप्रेजेंट करा गया था। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डिटेल देख लो, तो 1963 में कमीशन कर दिया गया था इंडिया के अंदर 19 स्क्वाड्रन, मतलब टोटल यहाँ पे 19 आपको स्क्वाड के अंदर ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन्वॉल्व है अराउंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 870 एयरक्राफ्ट, 870 एयरक्राफ्ट बनाए हुए हैं, जिसमें से 2/3 आपको दिखेंगे इंडिया के एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट, जैसे तेजस वगैरह आ गया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही उसमें इन्वॉल्व है। आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज करे जाएंगे इसको, इस सीरीज को, इस स्क्वाड को रिप्लेस करने के लिए, तो आपका तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब देखो जब भी हम कोई एयरक्राफ्ट फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं तो उसको एक इंडिया का निकनेम भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो मिग 21 है आपका, उसका नाम याद रख लेना, इसको निकनेम दिया था वज्रा। एंड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये इंडिजिनस है, अपने इंडिया का ही है। और दूसरा आपके राफेल फाइटर जेट्स, जिनको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रांस। कुछ कर लिए हैं, कुछ बाकी अभी ऑर्डर करे हुए हैं, तो उनको भी परचेज करना है। और इसके साथ मिग 21 की जो सीरीज थी वो पूरी रिप्लेस करेगी। अब यहाँ पे इसके और फर्दर फीचर्स आ जाते हैं, जैसे इसमें जो इंजन देखोगे आप, वो सिंगल इंजन लगा हुआ है। कौन से वाली फॉर्म बताई, टर्बोजेट, और जेट्स हमने कल पूरी डिटेल में कर लिए थे। एंड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल का क्या मतलब आ गया, इसके अंदर एम्यूनिशन भी लगी है, पर हो सकता है ट्रूप्स को भी डिप्लॉय करना पड़ जाए तो उस केस में भी यूज करा जा सकता है। रिकॉनिसेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, आपको एनिमी की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ये नाम आ गया ब्रांड जो भी इंजन का है, और यहाँ पे 300 टर्बोजेट लिखा हुआ है, इंजन की कैपेसिटी के साथ बताया हुआ है। एंड इसकी जो मैक नंबर है दैट इज 2.05, 2 से लेके 2.05 तक ये जा सकती है। और कॉम्बैट रेडियस कितनी है, 370 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस, मतलब एक्चुअल में जब वॉर प्रॉन जोन बनती है तो कहां तक ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, तो रेडियस बताई हुई है अराउंड 370 किलोमीटर तक की। पर वैसे इसका क्लाइंब रेट कितना है, क्लाइंब रेट मतलब जब टेक ऑफ करा तो कितनी हाइट ये अटेन कर सकता है, 46,250 फीट पर मिनट, मतलब लगभग 14 से 15 किलोमीटर के आसपास ही आ जाएगा। कन्वर्ट करके देख लेना एक बार, और ये यहाँ पे माइल्स में बता दिया हुआ है। इसके बाद सर्विस सीलिंग कितनी है, अब देखो ये तो मैक्सिमम क्लाइंब रेट आ गया इसका, पर कितनी हाइट तक और जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है अर्थ सरफेस से जो हवा होती है और पतली पड़ती जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जो बाकी गैसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो पतली पड़ जाती है हवा जैसे जैसे हम हाइट को कवर करते हैं। तो 58,000 फीट मैक्सिमम जा सकता है। तभी तो कई बार आपने आवाज ही सुनी होगी इन जेट्स की, आपको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा टेन कर ली होती है। आर्मामेंट देखोगे तो एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें डिप्लॉय करी गई हैं, गन्स लगी होती हैं, बॉम्ब्स लगे होते हैं, और लेंथ लगभग 14.7 मीटर तक की है।
इसके बाद विंग स्पैन मतलब जो विंग्स हैं इसमें लगे हुए उसका कितना है, तो 7.15 मीटर तक की लेंथ आ जाएगी। टेक ऑफ वेट कितना है, यानी कि पेलोड कैपेसिटी कितनी है, कितनी गन्स एम्यूनिशन ये कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग जो उसमें कॉकपिट में बैठे हुए हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, तो 9800 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। एंड रेंज कितनी आ जाएगी, तो 1100 किलोमीटर तक की ये इसकी रेंज रहेगी जो आपका मिग 21 है। अब जैसे यहाँ पे देखा आपने कि सिंगल इंजन लगा हुआ है इन केस ऑफ मिग 21, पर वहीं पे मिग 29 अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी, वहां पे आपको ट्विन इंजन मिलता है, 2 इंजन लगे होते हैं, तो ये अपग्रेड करता जाता है। तो मिग 21 का ही आपने फॉर नाउ ध्यान रखना है। एंड जो मिग 21 की स्क्वाड है, नंबर 23 स्क्वाड, जिसको कोड नेम दिया गया है पैंथर्स एंड कोबरास। इवन आपने सुना होगा जैसे एफकेट का एग्जाम क्लियर होता है फिर एसएसबी होती है, तो वहां पे भी इन्हीं कोड नेम से आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो ये स्क्वाड्स होती हैं जिस एयरक्राफ्ट के लिए बनाई गई होती हैं। देन कोबराज है नंबर 3 स्क्वाड इसकी आ जाती है। और इस इवेंट के अंदर क्या क्या था, तो सूर्य किरण शेप बनाई गई जिससे साइड में आपको दिख रही होगी मिग 21 था और आपके जैगवार जेट्स थे, तो इस तरह से ये सूर्य किरण शेप बनती है, साइड में 2 जैगवार्स थे और बीच में मिग 21 था। इवन रिपब्लिक डे जब होता है लास्ट में आपने देखा होगा आपका एरो शो ही होता है, दोबारा से डिफरेंट जेट्स आते हैं, चिनूक आता है, तो डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं, वन ऑफ देम इज सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भी याद रखना। एरोबेटिक डिस्प्ले होता है, स्टंट्स मारे जाते हैं, ऐसे पूरा जेट घूम जाता है या 90 डिग्री पे मूव करना शुरू कर देता है, तो वो सारी एरोबेटिक्स शो करी जाती हैं। एंड डॉज फाइट डेमो मतलब जैसे मैंने बोला 2019 का जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसका डॉज फाइट भी शो करा गया कि कैसे हमने घेरा बनाया था, कैसे हमने अटैक्स करे थे, एयर स्ट्राइक थी ना वो, तो कैसे कैसे करा वो सारा दोबारा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया। एंड वाटर कैनन सैल्यूट टू रिटायरिंग जेट्स, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी जब रिटायरमेंट होती है उसमें भी वाटर कैनन से सैल्यूट प्रोवाइड करते हैं। बाकी जैसे आप 21 तोपों की सलामी बोलते हो। 26 जनवरी को भी देखना, स्टार्टिंग में जब शो शुरू होने लगता है पहले 21 तोपों की ही सलामी दी जाती है, तो अब जेट के ऊपर तो नहीं देंगे तो वाटर कैनन का यूज करा जाता है, फिर उससे सैल्यूट करा जाता है। एंड रीजंस क्या क्या है इसके रिटायरमेंट के, तो नंबर 1 रीजन तो वही इसकी एज ज्यादा हो चुकी है, 1963 में कमीशन हुआ था, तो लगभग 60 साल की सर्विस ये प्रोवाइड कर चुका है। और इवन इसकी जो टेक्नोलॉजी है, अब देखो टर्बो जेट पे हमने बात करी, उसके बाद रैम जेट आ चुका है जिसका जो कंबशन चैम्बर था उसमें सबसोनिक नेचर था, एग्जॉस्ट कैसा था, सुपरसोनिक। एंड वैसे नेक्स्ट आपने पढ़ा था स्क्रैम जेट जिसमें सुपरसोनिक रैम जेट कंबशन चैम्बर था और एग्जॉस्ट कैसा था, हाइपरसोनिक नेचर का। तो मतलब टेक्नोलॉजी इंजन्स के केस में भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यहाँ पे आप टर्बो जेट ही देख रहे थे, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ऊपर से एक दिन मैंने आपको तोबोल के बारे में बताया था, जो रशिया का कैनिन ग्रेड वाले एरिया में जैमिंग सिस्टम है। जैसे कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट या फिर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट से उस एरिया में जाता था, याद है ना, बाल्टिक सी पड़ा था, यहाँ पे फिनलैंड था, एस्टोनिया था, लातविया था, लिथुआनिया, यहाँ पे छोटा सा पार्ट था रशिया का। वैसे मेनलैंड तो इस तरफ को ही आपको मिलता है, पर यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे भी रशिया का एक छोटा सा पार्ट है। वहीं पे आपने एक लोकेशन पढ़ी थी कैनिनग्रेड, आया याद कुछ कुछ, कैनिनग्रेड। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, जैसे ही कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर कोई भी फाइटर जेट आया करता था तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर देते थे। थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी तो मिग 21 में भी थी, पर आज के टाइम पे एडवांस हो चुकी है। हमने देखा था पूरा एरा चेंज हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, तो उस पर भी वर्क करने की जरूरत है। और इसके सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा राइज कर गए थे, अराउंड 500 क्रैशेस देखने को मिले। आपको पता होगा इजेक्शन सीट होती है, जैसे बटन दबाते हैं तो वो ग्लास ओपन होता है और वो बाहर निकल जाते हैं, जो पायलट बैठे होते हैं उसके अंदर, विंग कमांडर्स होते हैं। तो 170 पायलट की डेथ भी देखी गई बिकॉज ऑफ दीज 500 क्रैशेस। अगर तो इजेक्शन होगी प्रॉपर तब ठीक है, नहीं तो डेथ हो जाती है, आपको भी पता ही है उस केस में। एंड निक नेम क्या दे दिया गया था इसके बाद, फ्लाइंग कॉफिन। वैसे तो वज्रा है पर फ्लाइंग कॉफिन भी बोल दिया गया, इसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा क्रैशेस हुए और 170 पायलट डेथ्स देखने को मिली थी। हाई एट्रिशन का मतलब है वेयर एंड टियर भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो इस वजह से भी इसको अब रिप्लेस किया जा रहा है जो बाकी के अवेलेबल हैं जैसे तेजस एंड राफेल जेट्स। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, रशिया की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। अगर पिछले 3-4 साल देखोगे तो बिल्कुल ही जीरो कैसे, अगेन रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो जाती है, उनको अपनी पड़ी हुई है, उस टाइम पे वो नहीं मैटर करता कि मिग 21 हमने किसको बेचे हुए थे। अब जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी फाइटर जेट की, उसमें एक दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत आती है कि जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो जनरली वहीं पे मिलते हैं जहां पे उसको मैन्युफैक्चर करा गया था, कोई स्पेयर पार्ट हमें इसका रिसीव नहीं हुआ है, एट्रिशन और ज्यादा देखने को मिली।
तो जो स्पेयर पार्ट्स थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, और जो रशिया का सपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है इसके केस में। तो अब हमें क्या है, और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की जरूरत है। जैसे आपका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, C295 के बारे में आपने सुना है। अब C295 है, मिड एयर फ्यूलिंग भी करनी है, उसके लिए भी यूज होता है। ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिप्लॉय करना है, उसमें भी यूज होता है। कैपेबिलिटी ज्यादा है पेलोड कैपेसिटी को कैरी करने की। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं पे लिखा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या है, तेजस के लिए जो LCA वर्ड यूज करा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब अगर आपको जरूरत पड़ेगी ट्रूप्स बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह पे डिप्लॉय करने हैं, तो वैसा नहीं हो पाएगा, उतनी पेलोड कैपेसिटी नहीं होगी। एमिनिशन हो गया, गन्स हो गए, उसको आप पहली प्रायोरिटी प्रोवाइड करोगे। तो आज के टाइम पे जो बाकी कंट्रीज के केस में, अब यूएस की बात कर लो, डॉर्नियर सुना होगा, B2 बॉम्बर सुना होगा आपने। B2 बॉम्बर तो पढ़ा भी था हमने क्लास में, जब ईरान के नतांज वाले एरिया पे अटैक करा था, न्यूक्लियर साइट्स थी। तो उनमें तो फैसिलिटी इतनी ज्यादा है, तो ट्रूप कैरी करने की फैसिलिटी भी है, मिड एयर फ्यूलिंग भी हो सकती है, हर एक टाइप की फैसिलिटी उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के अंदर ऐड करी है। तो हमें भी उस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसे MiG-21 है, ये सेकंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, पर MiG-29 को देखोगे 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। वैसे राफेल अगर देखोगे 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन तक तो हम अभी आए ही नहीं है। तभी तो एक दिन आर्टिकल भी आपने पढ़ा था कि हमको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की अब जरूरत आ चुकी है, जिसके अंदर हर टाइप की कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूड करी जाए। नैनोटेक से लेके रोबोटिक्स, AI, सारी चीजें हमने बोली थी। और ट्राई किया जाएगा कि जो पायलट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए रोबोट इंड्यूस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि कल को अगर क्रैश भी होता है तो डेथ ना देखने को मिले जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे, ये क्या हुआ, अच्छा फोन है, ठीक है ठीक है। मल्टी रोल और एडवांस फाइटर बनाने की जरूरत है, और किससे रिप्लेस करेंगे तो याद रखिएगा, तेजस, LCA एंड राफेल। जैसे तेजस से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी उस दिन हम इसके भी टेक्निकल फीचर्स देख लेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं मैं करवा रही, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, याद नहीं रहेगा कौन सा इंजन कहाँ पे पड़ा था। जैसे मैं अभी बोलूं ट्विन इंजन, किसमें बोला मैंने, हाँ पक्की बात, हाँ ये ठीक है, MiG-29 में बोला, ठीक है जी। बाकी ये आगे आपका तेजस Mark 1 एंड Mark 2 इंडिजिनस है, HAL कंपनी याद रखनी है साथ में। और दूसरा राफेल जेट्स, जो हमारी कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ। अभी फ्रांस में भी सत्ता पलट आप सुन नहीं रहे होंगे, वहां पे इलेक्शन होते हैं, दोबारा से सीट में से रेजिग्नेशन देना पड़ता है, बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर यहाँ पे MiG-21 का जो एक एरा था वो एंड होता है, रिटायरमेंट हो चुकी है। अब आप इसके बारे में बहुत कम सुनोगे। अब होगा जब सेरेमनी कब थी, 26 सितंबर, अब अगले साल 26 सितंबर को दोबारा से न्यूज में आएगा कि लास्ट ईयर आज ही के दिन रिटायरमेंट सेरेमनी हुई थी MiG-21 की। डन, चलो ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इस बार अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को स्टेटमेंट जाती है कि इस बार अगर कोई गड़बड़ करी ना सर क्रीक की तरफ से, तो तुम्हारा भूगोल चेंज कर देंगे। भूगोल मतलब ज्योग्राफी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे नोटिस करना, दो लाइंस आपको दिखेंगी, एक ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है तो इसका नाम है ग्रीन लाइन, एक आपको रेड कलर की दिखाई देगी, इसका नाम है रेड लाइन। कलर के बेसिस पे ही लाइंस है, और इसी के बीच में जाती है हमारी सर क्रीक। अब ये क्रीक क्या होती है, तो आपने 2-3 टर्म सुनी होंगी। एक तो रिवर आ गई, देन रिवर से छोटी थोड़ी स्ट्रीम मिलेगी आपको, इससे भी छोटी आपको क्या मिलती है, क्रीक मिलती है। मार्शी एरिया देखने को मिल सकता है, मार्शलैंड, वेजिटेशन होगी, कुछ गैसेस इरप्ट होती हुई दिखेंगी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे भी मिलेंगी, फिशिंग जोन भी काफी अच्छी बनती है। तो जैसे सर क्रीक एरिया को भी देखोगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग जोन में इसको भी काउंट करा जाता है। अब देखो, एक तरफ रेड लाइन है, एक तरफ ग्रीन लाइन है। मुझे ये बताओ पाकिस्तान का बॉर्डर कहां तक मानता होगा, ग्रीन लाइन तक। पता है, जहां तक डिसाइड होता है हमेशा दूसरा ट्राई करता है कि थोड़े से ज्यादा किलोमीटर हम अपना बॉर्डर एरिया बोले। सेम हमारे चाइना के साथ भी तो यही वाले इशू है, फिंगर पॉइंट्स वहां पे आपने सुने होंगे, हम भी आगे बोलते हैं, चाइना भी आगे ही बोलता है, तो सभी को प्रॉब्लम रहती है बॉर्डर एरियाज में। अब ये जो सर क्रीक थी, देखो बीच में वाटर बॉडी आ जाती है, तो बीच में से वाटर बॉडी में से बोल दिया कि ये आपका बॉर्डर रहेगा। अब वो तो बहता हुआ पानी है, उसके बीच से आपने बॉर्डर लगा दिया, तो वो इमेजिनरी है एक तरह से। तो उनके हिसाब से तो लैंड बॉर्डर्स होने चाहिए, तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी एक एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज रेड और दूसरी ग्रीन। ये भी पानी के ही अंदर है, अगेन आपको ऐसे बॉर्डर नहीं दिखेगा स्पेसिफिक। पाकिस्तान बोलता है हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो यहाँ ग्रीन लाइन तक आएगा।
इंडिया बोलता है नहीं हमारा आएगा रेड लाइन तक, सर क्रीक बीच में लटक के रह गया ट्रांजिशन जोन में। अभी कौन कौन से प्रिंसिपल आए, कौन से रेजोल्यूशन, वो आगे बताती हूँ, पहले ज्योग्राफी को ठीक से अंडरस्टैंड करो। अब ये सर क्रीक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनटैप्ड ऑयल और गैशियस रिजर्व्स की भी प्रेजेंस बोली गई है कि हो सकता है कल को हम इसकी अगर टैपिंग करें तो ऑयल और गैशियस रिजर्व्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अनटैप क्यों है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में है, ना तो पाकिस्तान यूज कर सकता है ना तो इंडिया यूज कर सकता है। एक भी कंट्री यूज करेगी दूसरी अटैक करने के लिए रेडी बैठी हुई है, नंबर 1। उसके अलावा दूसरा, जो फिशरमैन है यहाँ पे फिशिंग करते हैं तो उससे उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, काफी ब्रॉड लेवल पे बूस्ट होती है। वो ऐसे नहीं कि छोटा मोटा खाया पिया और साइड किया, आगे चल के बेचते भी हैं इनको, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया के लिए कंसर्न की बात क्यों रहती है? तो आपने 26/11 अटैक के बारे में सुना होगा, तो उस टाइम जब टेररिस्ट वेस्टर्न पार्ट से आए थे तो उस टाइम पे सर क्रीक के रास्ते से ही आए थे, तो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बना रहता है। तभी तो आज तक ये डिस्प्यूटेड ही है, ना एक कंट्री झुकी ना दूसरी कंट्री झुकी, दोनों ने अपनी अपनी लाइंस मेंशन कर दी, एक रेड बोलता है दूसरा ग्रीन। अब देखो, अगर इंडिया बोले कि हम ये जो लाइन है आपकी चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगी। आपने वाटर की कुछ टेरिटरीज पढ़ी थी, याद है? टेरिटोरियल थी, फिर कॉन्टिग्यूअस थी, फिर एक्सक्लूसिव थी। तो लगभग 96 किलोमीटर की ब्रॉडनेस आपको यहाँ पे मिलती है, तो उसमें तो टेरिटोरियल भी आ गया, 12 नॉटिकल माइल था, कॉन्टिग्यूअस 22 नॉटिकल माइल था, फिर 22 के बियॉन्ड 200 तक तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी दोनों लड़ाई कर लेते हैं, अगर फिशरमैन थोड़ा भी एरिया यहाँ पे आसपास निकल जाते हैं तो फिर उनकी जो आर्मी होती है वो उनको कैप्चर कर लेती है, यहाँ पे जो पुलिस डिप्लॉय होती है वो उनको कैप्चर कर लेती है, और ये दोनों ही साइड में प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये सर क्रीक का मुद्दा बस इसी वजह से उड़ा था कि स्टेटमेंट जाती है कि यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इस बार ज्योग्राफी चेंज होगी। अब इंडिया की तरफ से ये वाला जो एरिया आ गया ये गुजरात का आ गया, और उस तरफ सिंध का आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी क्लियर आपको, अब तो रीड ही करना है। ये देख लो, ये सर क्रीक है, इसके अलावा और भी क्रीक्स है, जैसे ये कोरी क्रीक है, ये तो अपनी साइड है गुजरात वाली जोन में। यहाँ पे खज्जर क्रीक है, तो ये सिंध वाली साइड में है, तो इनको भी ध्यान में रख लेना साथ के साथ। और इसी के साथ एक और पॉइंट मैंने आपको बताना था, ये जो क्रीक होती है एक तरह से एस्चुरी की तरह भी एक्ट करती है। नाउ सुंदरबंस डेल्टा बनाता है, याद है? ऐसे पढ़ते हैं ना मैप पे कि बहुत सारी रिवर्स आती हैं, अपने साथ क्या कैरी करके आती हैं? सेडिमेंट्स, और जब यहाँ पे पहुंचती हैं प्लेन एरिया आ जाता है तो इस सारा सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो फ्रेश वाटर की रिवर आती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और यहाँ पे सारा डिपॉजिट कर देती है, और पानी पानी आगे चला जाता है कौन से बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे बन गया आपके पास डेल्टा। पर जब आप ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड पे देखोगे, ये ईस्ट आ गया, डायरेक्शन लगा लेना, और ये वेस्ट डायरेक्शन आ गई। जब यहाँ से रिवर्स फ्लो करती हुई आती हैं तो एक तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करती इफ कंपेयर टू जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थी। अब जब इस तरफ को आती हैं तो उतने ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं होते जितने आपने इस तरफ को पढ़े थे, क्योंकि ये हिमालयन रेंजेस से ज्यादा इमर्ज हो रही थी, और हिमालयन रेंजेस इतनी हाइट पे है जाके तो पत्थर आते हैं, साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते आधा रेत बन गया होता है, वो सारे सेडिमेंट कैरी होते हैं, यहाँ पे जाके डेल्टा बन जाते हैं। पर इस केस में क्या हुआ, फ्रेश वाटर रिवर ही थी, ये अपने साथ थोड़े बहुत सेडिमेंट्स लेके आएगी, उतने नहीं होंगे जितने आपने यहाँ देखे, और वो जो आपका फ्रेश वाटर था रिवर का वो मिल जाएगा सेलिन वाटर ऑफ सी के साथ। कौन सा सी है यहाँ पे? अरेबियन सी। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो मतलब डिफरेंस किसका है? सेडिमेंट्स का। तो एक तरह से एस्चुरी की तरह भी एक्ट करता है। और जब आपने एस्चुरी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि एस्चुरी भी क्या होल्ड करती है? यूनिक बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको यूनिक फ्लोरा एंड फौना भी मिलेगा, तो मतलब वेटलैंड लाइक कंडीशंस भी आपको आसपास मिलेगी। और जो वेटलैंड होता है अगेन वही स्टेटमेंट रहेगी, परमानेंट या फिर सीजनल वाटर जो होगा वो सैचुरेटेड रहेगा आपकी जमीन के साथ, तो वो भी ध्यान में रखना। और जो वेटलैंड होते हैं जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सर क्रीक की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको रियलाइज करनी है। मेन आगे ऑयल एंड गैसेस के जो अनटैप्ड रिजर्व्स है, और दूसरा आपने देख लिया कैसी जोन बनेगी? फिशिंग जोन, वन ऑफ द लार्जेस्ट काउंट करा जाता है, मतलब ठीक ठाक फिशेज है यहाँ पे, एक इकोनॉमी होल्ड हो रही है प्रॉपर। ओके जी, तो ये दोबारा से मैप देख लो, ये इस एरिया में हमने बात करी जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, इस वाले एरिया में हमने बात करी। तो एक तरफ गुजरात आ गया, दूसरी तरफ आप देखोगे कौन सा था? सिंध था, पाकिस्तान वाले एंड से। बाकी ये जो ग्रीन लाइन है ये क्लेम करता है पाकिस्तान, और ये जो रेड लाइन है ये क्लेम करता है इंडिया, और बीच में क्या लाया कर रहा है इसके? सर क्रीक।
चलो ये ज्योग्राफी याद रखना। बाकी ये पुराना सा मैप है, इसको आप देख लेना अपने एंड से। यहाँ पे वही लिखा है, सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है वो आज की बात नहीं है, जब से पार्टीशन हुआ है सिंस 1947 तब से लेके आज तक ये डिस्प्यूट इमर्ज किया ही है। बहुत सारी बैटल्स होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पर ये भी एक ऐसा डिस्प्यूट है जो कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके अलावा एक तरफ आप देखोगे रन ऑफ कच्छ है गुजरात का, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, और नीचे की तरफ देखोगे तो क्या आ गया, अरेबियन सी। तो सर क्रीक इधर कौन सी लाइन थी, ग्रीन लाइन, जिसको क्लेम करता है पाकिस्तान, और इस तरफ है रेड लाइन जिसको क्लेम करता है इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। एंड इसे एक नाम और दिया जाता था पहले, बाण गंगा। सर क्रीक कब बना, तो क्रीक नाम सुन के ही लग रहा है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इतिहास था, हमारा कॉलोनियल एरा था, उसके ऊपर था। एक वन ऑफ द ऑफिसर इनका, तो सर क्रीक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंटरनेशनल बॉर्डर सेट करने में, तो बाण गंगा से नाम पड़ जाता है सर क्रीक। वैसे एक जो पंचामृत बोले थे मोदी जी ने 2021 में, उसमें ये भी बोला था कॉलोनियल ट्रेस हमने मिटाना है, तो सर क्रीक का नाम तो कायदे से फिर बाण गंगा रखना चाहिए। नाम बदल रहे थे ना हम, तो उसमें ये रह गया, आई थिंक ये नहीं उन्होंने बोला किसी ने। चलो वो 2021 की बात थी। खैर, अब हुआ क्या था, 1914 में एक रेजोल्यूशन आया था जिसके हिसाब से सर क्रीक को बॉर्डर सेट कर दिया गया था। पाकिस्तान बोलते हैं वही वाला बॉर्डर हम मान के चलेंगे, पर फिर उसके थोड़े टाइम के बाद पार्टीशन के टाइम पे थालवेक प्रिंसिपल आता है, जिसमें वो दोनों लाइंस आ जाती हैं, और बोला गया ये जो सर क्रीक है दैट इज नेविगेशनल इन नेचर। नेविगेशन का मतलब आ गया, यहाँ पे क्या जाएंगी, शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह, तो उस पर्पस से इसको यूज करा जाएगा। ट्रेड का रेलिवेंस रहेगा, स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस रहेगा। तो एक तरफ बोले कि हम सर क्रीक को बोल रहे हैं कि एंटायर सर क्रीक किसको बिलोंग करता है, पाकिस्तान को, एज पर जो 1914 का रेजोल्यूशन आया था। पर थालवेक प्रिंसिपल में जो अभी आप पढ़ के आए कि सर क्रीक को हम बॉर्डर इंश्योर करेंगे, पर दोनों ने थोड़ा थोड़ा आगे कर लिया, तो कौन कौन सी लाइन इमर्ज हुई, एक तरफ ग्रीन लाइन और दूसरी तरफ रेड लाइन, तो वो थालवेक प्रिंसिपल के बाद आए। इंडिया ने बाद में 1925 के मैप को भी यहाँ पे बोला कि ये जो मिड चैनल पिलर्स हैं, जो सर क्रीक है ये नेविगेशनल है, क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड्स आपको मिलेंगे, तो शिप्स के रूट्स यहाँ से इंश्योर होते हैं, तो हम चाहते हैं सर क्रीक ही हो। पर जब दूसरी पार्टी नहीं रुके तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए, तो हम दोनों ने फिर वही करा कि एक तरफ ग्रीन लाइन रख ली, दूसरी तरफ रेड लाइन, और बीच का जो डिस्प्यूटेड एरिया था दैट इज सर क्रीक। और फिशिंग दोनों ही एंड से होती है, बस लाइन अगर किसी ने क्रॉस करी तो आपको पता है कैप्चरिंग कर ली जाती है, या तो पुलिस या फिर आर्मी के द्वारा, जो फिशरमैन होते हैं। एंड जो थालवेक प्रिंसिपल है वैसे इसको ऑफिशियल माना जाता था, जो हमने भी एक्सेप्ट करा था इंडिया की तरफ से। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी आपको अभी तक। ज्योग्राफी हमने देखी, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक वैल्यू भी आपने देख ली, ऑयल एंड गैस के अनटैप रिजर्व्स यहाँ पे आपको दिखे। देन वेटलैंड की इंपॉर्टेंस भी देखी, काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोस, और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, तो इनको भी कंजर्व करने की जरूरत है। इसको तो कायदे से रामसर साइट होना चाहिए, पर डिस्प्यूटेड है तो नहीं बन सकता, फिर देखिए कौन सी कंट्री। चलिए जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट सर क्रीक। तो एक स्टेटमेंट की वजह से आपको ये पढ़ना था, तो ग्रीन लाइन रेड लाइन उसको थोड़ा सा याद रखना, कौन सी कंट्री में कौन सा। 1914 का रेजोल्यूशन पाकिस्तान जिसको सपोर्ट कर रहा है, एंड थालवेक प्रिंसिपल जिसको इंडिया सपोर्ट करता था, पर दोनों ने ही क्या किया, एक्सटेंशन कर दी बॉर्डर्स की, एक तरफ ग्रीन और दूसरी तरफ रेड लाइन। डन यहां तक, ठीक है। हाँ जी हरू, करेंगे जनरेशन, आपकी ये डिफेंस टेक वाले पार्ट में आती हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड ही पढ़ने होते हैं, सारे करोगे तो भूल जाओगे वैसे भी, ठीक है। चलो ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, तो यूएस ने अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया था कि जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमें ज्योग्राफी देखनी है ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट कैसे इमर्ज हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे भी था, जूइश लोग हुआ करते थे, ये माइग्रेशन ही करते रहते थे एक टाइम पे कि हमें कहीं तो रहने को जगह मिल जाए। बाद में हुई यूनिटी हुई, तो इन्होंने एक पूरे जो डिफरेंट कंट्री हुआ करता था उस पूरे एरिया को ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो एक तरफ आपके सुन्नी मुस्लिम आएंगे, दूसरी तरफ आपके जूइश पीपल आएंगे। अब पूरे डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो मेडिवल हिस्ट्री में आपने करा होगा, शिया सुन्नी किसके, प्रॉफिट मोहम्मद वो किसके फॉलोअर थे, वो नहीं मैं अभी डिस्कस करूंगी। हमें मेनली पहुंचना है ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया गया है ट्रंप के द्वारा।
अब यहाँ पे एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बोल रहा है उन्होंने बनाने को कि पैलेस्टीन के एंड से हम खुद ही उसको सुपरवाइज करेंगे, मतलब आपकी टेम्परेरी सी गवर्नमेंट बना देंगे पर हेड कौन होगा, यूएस होगा। और ट्रम्प ने बोला मैं खुद देखूंगा उसको, तो मतलब अपनी डोमिनेंस दिखाई जा रही है। खैर अब इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से पहले आपको मैप पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पे आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर यहाँ पे आप इस एरिया में पहुंचते हो जॉर्डन वाले में, और फिर फाइनली आपका आता है इसराइल। 1948 में इंडिया ने जो पैलेस्टीन की टेरिटरी थी, जब इसराइल ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया तो इंडिया ने भी बोल दिया था 1948 में फर्स्ट नॉन अरब नेशन, वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब नेशन इंडिया बनता है जिसने रिकॉग्नाइज कर दिया था इसराइल को एज अ कंट्री। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसराइल एक कंट्री है, ठीक है। इसराइल को देखोगे तो कैपिटल क्या आ जाएगी, टेल अवीव। यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओहो गाजा में लगा दिया मैंने मैप, सो सॉरी, यहाँ पे आ जाओ पहले। तो ये जॉर्डन है, ये वाला जो मैप दिख रहा है आपको, दिस इज इसराइल वाला पोर्शन। यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी आपको दिखेगी, दैट इज गाजा। और इधर देखोगे तो कौन सा पार्ट है, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको। ये जो पार्ट है यहाँ पे जेरूसलम है, जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट बैंक में है। तो ये जो जेरूसलम है ये रिलीजन के पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैलेस्टीनियन अगर कैपिटल होगी तो आप क्या आंसर करते हो, जेरूसलम। पर अभी के लिए कौन सी कैपिटल मानी जा रही है, दैट इज तेल अवीव, जो इजराइल के केस में है। अब थोड़ा सा गाजा को नजदीक से देखते हैं, ये गाजा वाला पार्ट आ गया, वही पट्टी जो हमने इजराइल के अंदर देखी। ऐसे था ना मैप कुछ, इधर वेस्ट बैंक था और यहाँ पे छोटी सी पट्टी थी, दैट इज गाजा पट्टी। तो अगर गाजा पट्टी यानी कि गाजा सिटी भी जिसे बोलते हैं, इसकी अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने देखनी हो तो ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये सारा किससे कवर्ड है, इसराइल के साथ। पर साउथ में जाओगे तो फिर कौन आ जाएगा, सिनाई पेनिनसुला, और किसका पार्ट है ये, इजिप्ट का। तो ये तो आगे गाजा के बॉर्डर्स, ठीक है, क्योंकि अलग ही हो गया ना। अभी हम भी तो यही सपोर्ट करते हैं, इंडिया का भी यही सपोर्ट है कि इसको सेपरेट नेशन होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ताकि दोनों अपने इंडिविजुअली रहें, सॉवरेन नेचर से रहें। अब ये जो गाजा है, इसके साइड में देखोगे इस तरफ, तो इजिप्ट के साथ कनेक्टिविटी बनती है विद वन ऑफ द कॉरिडोर जिसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। जब यमन ने अटैक करा था इसराइल को, तो अटैक तो वो इसराइल पे था पर गिरा था वो जाके फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज करी थी यमन ने। उसके बाद एक छोटा सा कॉरिडोर, आपको कॉरिडोर के ही बीच में आपको एक क्रॉसिंग भी मिलेगी। अब देखो मैंने कॉरिडोर लंबा ड्रॉ करा था पर वहीं पे क्रॉसिंग का एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, तो साइज के बेसिस पे हम दो टर्म्स डिफरेंट यूज कर लेते हैं। ये जो रफा क्रॉसिंग है, अगेन ये भी किस किस के बीच में है, एक तरफ गाजा है और दूसरी तरफ इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट। और वैसे ही अगर देखोगे ट्राई जंक्शन पे भी क्रॉसिंग छोटी सी प्रेजेंट है, जैसे ऊपर की तरफ गाजा मिलेगा, यहाँ इसराइल है और नीचे की तरफ दोबारा क्या आ गया, इजिप्ट। और उसके बाद ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पार्ट पे एक और क्रॉसिंग आपको मिलेगी जिसका नाम है एरिस क्रॉसिंग। तो जो नॉर्थ पार्ट है गाजा का उसको इसराइल के साथ ही कनेक्ट करता है, तो एरिस क्रॉसिंग। इसी के साथ एक और आपने सुना होगा, गाजा के एरिया में एक काफी फर्टाइल एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाना जाता है, तो उसका नाम है मोरग एक्सिस। मोरग एक्सिस पे भी जो इसराइल के ट्रूप्स थे वो डिप्लॉय हुए थे, आई थिंक जनवरी 2025 की ये बात है, तो उस टाइम पे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई थी, उसके बाद हुई थी, मार्च के आसपास हुई थी मोरग एक्सिस। और वैसे ही एक और कॉरिडोर है यहाँ पे जिसका नाम है नेट जेरिम, नेट जेरिम कॉरिडोर। ये देख लो, इधर मेडिटेरियन सी आ गया, ये गाजा वाला पार्ट आ गया और यहाँ पे इसराइल आ गया। तो ये सारे कॉरिडोर्स और क्रॉसिंग्स आपको ध्यान रखने हैं, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपने देखा, बिल्कुल गाजा के साउथ वाले पार्ट पे इजिप्ट के साथ कनेक्टिविटी है। रफा क्रॉसिंग बस छोटा है साइज में, तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग मिलेगी, किस कनेक्टिविटी मिलेगी किसके साथ, अगेन गाजा और इजिप्ट के साथ। ट्राई जंक्शन के ऊपर कैरम शलोम है, फिर से क्रॉसिंग ही आ गई, ट्राई पॉइंट पे है, यानी कि एक तरफ गाजा, इजिप्ट और इसराइल के साथ। टॉप पे गए तो यहाँ पे एरेस क्रॉसिंग है, जो गाजा का नॉर्थ टिप है वो इसराइल के साथ कनेक्ट हो रहा है। वहीं पे एक ये वाली आपकी कौन सी थी, नेट जेरिम क्रॉसिंग, मेडिटेरियन सी से लेके गाजा से लेके इसराइल की तरफ, तीन आगे। और एक आ गया आपका मोराग एक्सिस, जो कि एग्रीकल्चर या फिर फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखे बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोराग एक्सिस। तो ये पूरा गाजा के अंदर है, इसराइल तक टच होता है, अगेन उधर मेडिटेरियन सी है। ये दोनों जो हैं गाजा के ही अंदर हैं, बस कनेक्टिविटी किस किस के साथ है, एक तरफ मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ इसराइल। रह जाएंगे ये याद, हाँ जी।
अरब के साथ अभी आ रहा है वो पॉइंट, वैसे इजिप्ट की भी जहां पे बात करें, वैसे एक बार किया है G7 जब हमने पढ़ा था। यम किपुर वॉर याद होगी आपको। हाँ, तो अरब के साथ है, अरब नेशंस। अभी देख रहे हैं कैसे कैसे सपोर्ट आएगा। हाँ हाँ, अभी तो अल सीसी है ना मेरे ख्याल से वहां पे, इजिप्ट के केस में। पता नहीं पहला तो कौन था, वो तो नहीं याद। नहीं करते हैं अभी इसको, अरब नेशन उन्हीं के साथ आइडियोलॉजी आपको दिखाई देगी। रुक जाओ अंकुर, कौन सा पॉइंट करना था, रिपीट जल्दी से बता दो। चलो मेरे ख्याल से यही था जो आप कॉरिडोर्स और क्रॉसिंग कर रहे थे। चलो अब वन बाय वन देखते हैं, हिस्ट्री लास्ट में आएगी। उससे पहले जो अभी करंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आए हैं ट्रम्प फॉर गाजा कन्फ्लिक्ट, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला 20 पॉइंट गाजा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक पीस प्लान है, उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का क्या स्टांस रहेगा, किसको सपोर्ट करेगा, तो हमने दोनों को ही सपोर्ट करा है। 2 सेपरेट स्टेट्स की हम बात करते हैं, यानी कि इजराइल अलग पैलेस्टीन अलग, दोनों की इंडिविजुअल गवर्नमेंट, आराम से रहो शांति से रहो। एंड इजराइल का क्या उसके ऊपर नोट है, और जो आपके मिडल ईस्ट एशियन नेशंस है, बिकॉज अगर मैप आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ सऊदी अरेबिया आ गया, इराक वाला पार्ट है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, तो ये भी तो सारे कनेक्टेड है। और इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भी फेस करा, कतर ने भी फेस करा, इनके ऊपर भी अटैक्स देखने को मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पीस प्लान आता है तो ये कंट्री सपोर्ट करेंगी, और यहाँ पे भी वही चीज हुई। कतर है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इन सभी ने सपोर्ट करा है इस 20 पॉइंट फॉर्मूला या फिर पीस प्लान को, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं। और फोकस क्या है, तो गाजा को एक टेरर फ्री जगह हमने बनाना है, टेरर फ्री जोन बनाना है। और जो हमास है, रिबेलियन ग्रुप, कहाँ पे रहता है, गाजा में रहता है। उनको बोला है कि हम आपको माफी प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आपको हमारी सुननी पड़ेगी जो पीस प्लान के अंदर लिखा हुआ है। तो अगेन आपको हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी उन्होंने हानि करी है, जो ये 20 पॉइंट फॉर्मूला या फिर पीस प्लान लाया गया है ट्रम्प के द्वारा, हमास के एंड से कोई येस नहीं आई है। पर वहीं पे आपने फोटो जब देखी होगी तो एक तरफ ट्रम्प थे, दूसरी तरफ नेतन्याहू थे। मतलब इसराइल और यूएस ऐसे इकट्ठे दिखाए गए हैं कि ये दोनों पीस चाहते हैं, और हमास को यहाँ पे नेगेटिवली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो अभी तक कोई हमास की तरफ से येस नहीं है, पर फिर भी आपको देखना है नंबर 1 प्रोविजन क्या कहता है, तो डिसआर्मामेंट एंड सरेंडर ऑफ हमास। डिसआर्मामेंट मतलब जो भी आपके पास एमिनेशन है, हथियार है, उनको छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। तो अगर सरेंडर करेंगे तो कैसे 2 सेपरेट नेशन बनेंगे। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे वापस, जहां पे भी सरेंडर होता है फिर उसको दबाया जाता है। तो शायद इसी पर्पज से अभी हमास ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा है। और दूसरा बोला कि हम इसको टेरर फ्री जोन बनाएंगे, और इसी के साथ बोला पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगी जो भी आसपास के देश हैं। जैसे अब सिनाई पेनिनसुला है, बेशक अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए तो अफ्रीकन यूनियन, पर अगर इनकी लीनियज पूछी जाए तो अरब को ही सपोर्ट करते हैं। अब इनका जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है ये इसराइल के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर पूरी वॉर प्रॉन जोन बनी है, तो यहाँ पे भी तो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इन सभी ने क्या बोला है कि जो गाजा के रेजिडेंट है उनको भी बिना फोर्सफुल तरीके के छोड़ दिया जाएगा, पर हमास को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसआर्मामेंट और सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स या फिर जिसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी कहा गया है, इसे डेवलप करा जाएगा गाजा में। नाउ इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर स्टेबलाइजेशन फोर्स इसको बोला है कि गाजा में जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है उसको स्टेबलाइज करना। और इंटरनेशनल है मतलब कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करेगी, कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है यूएस रहेगी। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनको भी बोल दिया है जहां जहां पे भी पैलेस्टीनियंस हैं वहां से आपने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना है, विड्रॉ उनसे करवाना है, तभी तो हुआ दोनों की तरफ से बराबर। एंड पोटेंशियल बफर जोन हम बना देंगे, जैसे गाजा पट्टी आपने देखी, तो इस एरिया के आसपास एक बफर जोन रहेगी, ना तो इसराइल वहां पे आएगा ना तो फिर पैलेस्टीनियन वहां पे जाएंगे, मतलब हमास जो ग्रुप आप पढ़ते हो ना तो वो जाएंगे। एक पेरीमीटर डिसाइड कर दिया जाएगा इसके ऊपर, तो उस जोन को क्या बोल देते हो आप, बफर जोन। बफर मतलब ट्रांजिशन जैसी जोन। कोल्ड जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके साथ कंपेयर मत करना इसको, बफर का मतलब अगर देखें तो ट्रांजिशन ही होता है, बीच की जैसी जो स्टेज आती है। एंड उसके बाद न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा। अब इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, जो गाजा होगा यहाँ पे टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी,
टेक्नोक्रेटिक होगी, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, क्रेटिक मतलब गवर्नेंस। कौन रूल करने वाला है, गवर्नेंस कौन कंडक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, जो एक्सपर्ट होंगे वो ऑनलाइन अपनी एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी यहाँ पे बिठाई जाएगी। मतलब अब ऐसे तो होगा नहीं कि ट्रंप आएंगे यहाँ से गवर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे रहेंगे, वीडियो कॉल्स करी जाएंगी, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होगा। ए पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसे भी नहीं होगा कि कोई एक पार्टी खड़ी हो रही है दूसरी पार्टी खड़ी हो रही है, कंप्लीट टेम्परेरी, पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। और लीड कौन करेंगी, इंटरनेशनल फोर्सेस। और आगे ये देखो, ट्रंप ने बोला कि एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाऊंगा और जिसको मैं खुद देखूंगा। तो यहाँ पे ट्रंप ही देखेंगे। वैसे उम्र कितनी होगी है ट्रंप की, 80+ है। चलो ठीक है, जब तक देख सकते हैं मतलब तब तक ये चेयर करेंगे। इन्होंने यही बोला, खुद करूंगा, कंट्री भी नहीं बोला। हाँ चलो, वो तो किस्मत का पता नहीं होता, क्या पता हेल्दी डाइट पे शिफ्ट कर जाए। हाँ वैसे अब चांस तो बहुत ही, अब तो बचा भी नहीं, वैसे बिडेन वाला ही काम होने वाला है, लास्ट में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर अभी के लिए इन्होंने खुद ही बोला है कि ट्रम्प हिमसेल्फ, मैं खुद इस कमेटी को आगे प्रोसीड करूंगा, मतलब वो खुद ही देखेंगे। चलो जो भी है, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड होस्टेज एक्सचेंज, मतलब जिन भी लोगों के घर वहां पे चले गए ना, उनके पास खाना था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, एड प्रोवाइड करी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा जाएगा। और इसराइल को बोल दिया गया है कि जैसे ही वो सरेंडर करेंगे हमास के एंड से, तो आपको विद इन 72 आवर्स जो होस्टेज हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी हुई है, जो 20 पॉइंट प्लान है, पीस प्लान है बाय ट्रम्प। रीजनल गारंटी, बहुत सी मुस्लिम और अरब नेशंस ऐसे हैं, जैसे कतर हो गया, जॉर्डन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन सभी ने ज्वाइंटली इस प्लान को एक्सेप्ट करा है कि पहले भी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रीजनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो लिखे बड़े ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड से पॉइंट हैं, पर आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट करा है कि रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ईस्टर्न साइड पे रहने नहीं देते ढंग से, और दूर की बोल रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, वो खुद को रिप्रेजेंट भी करना होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, कि देखिए हमने सपोर्ट करा। इसके बाद रीजनल गारंटी के बाद हिस्ट्री पे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब सबसे पहले आता है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये 1917 में आया था। अब हुआ क्या था, जो ज्यूइश लोग थे, यानी कि मैं इसराइल की बात कर रही हूँ, वो कर रहे हैं माइग्रेशन इस टाइम पे। ज्यादातर जो उनकी माइग्रेशन है इस एरिया से चलती हैं टुवर्ड जो अरब नेशंस हैं आपके, इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ चले गए, जगह नहीं मिल पा रही है स्पेसिफिक कि रुके तो रुके, कहाँ रुके। फिर डिसाइड होता है कि हमको अब अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वापस आते हैं इसी रीजन के अंदर, जो पैलेस्टीनियन लैंड हुआ करती थी, काफी ज्यादा ब्रूटल अटैक्स भी हुए थे, आपने सुना होगा। बाद में यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस भी होती है, और इसके तहत ये देख लो, बाल्फोर डिक्लेरेशन किसने मीडिएट करा था, ब्रिटेन ने, कि ये जो जूइश होमलैंड है ये भी पैलेस्टीन में ही डिप्लॉय करा जाएगा। तो पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा था, पूरा आपको ये ग्रीन कलर का मैप दिखता होगा, बीच बीच में छोटी छोटी टेरिटरीज हुआ करती थी येलो कलर की, जहां पे जूइश लोग रहा करते थे, क्योंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन ने क्या बोल दिया कि जूइश जो लोग हैं उनको भी जगह दे दीजिए पैलेस्टीन के अंदर, नंबर 1 थिंग। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक तरफ जूइश माइनॉरिटी थी, उस टाइम पे माइनॉरिटी हुआ करती थी, और जो अरब थे ये मेजोरिटी में थे, जहां पे माइग्रेशन कर रहे थे जूइश पीपल। मतलब बन नहीं रही है अभी, तभी तो इनको भगा दे रहे हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इसराइल, यूनाइटेड नेशन की एंट्री होती है, यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेके आता है कि हम आपको एज अ इंडिविजुअल कंट्री डिक्लेयर करते हैं। ईयर था 1947, और इन्होंने क्या किया, पैलेस्टीन, जूइश, इन दोनों को एज अ इसराइल का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। मतलब डोमिनेटिंग कौन आ चुका था, इसराइल, यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के साथ। आज तक यूएस तभी तो सपोर्ट कर रहा है इनको। इसके बाद अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, और जब अरब्स ने अब देखो, यहाँ पे जब माइग्रेशन हो रही थी, जूइश को नहीं दे रहे थे ना यहाँ पे सरवाइव करने, तो ऑब्वियस सी बात है, जब यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेके आता है जिसमें बोल दिया जाता है कि जो इसराइल है इनका इंडिपेंडेंस हो चुका है, इनकी एक प्रॉपर यहाँ पे कंट्री बन चुकी है, तो अरब नेशन से तो एजिटेशन आनी थी, तो यहाँ से वॉर शुरू हो जाती है, अरब नेशंस वर्सेस जो ये जूइश पीपल थे। मतलब इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के साथ भी फाइट थी, पर इनका तो कॉन्टिनेंट ही बहुत दूरी पे है, क्या ही फर्क पड़ता है, एक फ्लाइट लेंगे, वापस आएंगे, दोबारा चले जाएंगे, तो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जूइश के साथ वॉर्स यहाँ पे शुरू हो जाती है। सबसे पहले 1967 मिडल ईस्ट वॉर। अब मिडल ईस्ट वॉर की जब बात करी गई है, तो मतलब जो भी आसपास के रीजन थे, जैसे ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का आपने देखा, यहाँ पे भी कौन सी मेजोरिटी आपको मिलेगी, पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन में जो 95% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपको सुन्नी मुस्लिम्स की मिलती है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में ही देखोगे तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म दोनों मिलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ईस्टर्न जो जेरूसलम है वहां पे
तीनों रिलीजन की इंपॉर्टेंस है, जुडाइज्म की भी है, क्रिश्चियनिटी की भी है और इस्लाम की भी है। मतलब मस्जिदें बनी हुई हैं और जो भी चर्च वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो सभी के लिए रिलीजियस पॉइंट है। क्या ये स्टोरी मुझे याद नहीं है अभी, पर नहीं, जैसे मैंने बोला चर्च बनी हुई है यहाँ पे। वेटिकन वो तो प्रॉपरली क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड है, वहां पे तो जो क्या बोलते हैं उसको टर्म, पोप्स, उनको भी डिसाइड करा जाता है, वो तो क्रिश्चियनिटी का एक सेंटर पॉइंट है ना, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे मस्जिदें और जो चर्च हैं वो बने हुए हैं, मतलब सारे रिलीजन के लिए अपनी प्रे कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। जैसे एक मॉस्क बहुत पॉपुलर है, अल अक्शा, तो उस मॉस्क के बारे में आपने सुना होगा, काफी बड़ी है। जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फॉरेन कंट्री से। ओके, ये मुझे लिटरली नहीं है पता, ये मैंने नहीं पढ़ा है, पर मैं ये बता रही हूँ कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो दूर से डिवोटीज हैं, पिलग्रिमेज हैं, वो देखने को मिलती है, पर जब जगह ही वॉर प्रॉन बन जाती है तो कौन आएगा यहाँ पे, कोई नहीं आएगा। तो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बोली गई है ये स्टेटमेंट। 1967 में मिडिल ईस्ट वॉर आती है, इसराइल ने कंट्रोल गेन करा कौन से वाले पार्ट का, वेस्ट बैंक। यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन थी, पैलेस्टीनियन इंडीड, तो इस वाले एरिया को यहाँ पे कॉन्कर कर लिया और मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियंस यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। नंबर 1, ये 1967 की स्टोरी थी। अब आता है यम किपुर वॉर। यम किपुर वॉर ये इजिप्ट वाली थी, एक तरफ था सिनाई पेनिनसुला और दूसरी तरफ था इजराइल। अब जब पैलेस्टीनियंस के ऊपर इजराइल अटैक करेगा तो उससे क्या होंगी, माइग्रेशंस। तो दूसरी कंट्री को तो देखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो हमको भी वापस से लड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट वॉर छिड़ती है वो थी यम किपुर वॉर। यूनाइटेड नेशन प्रपोजल तो लेके आ गया था, बाद में कंट्रोल में नहीं आ रही थी चीजें, तभी तो 2 साल के बाद कौन सी बॉडी बनाई थी 1975 में, G6 कंट्रीज ऐड होती हैं कि हमको एक इंटरनेशनल बॉडी बना के रखनी पड़ेगी कि ये जैसे लड़ रहे हैं उस हिसाब से हमें इकट्ठा, मतलब होने में कोई दिक्कत ना आए, इकोनॉमिक सपोर्ट हम कर सके, पॉलिटिकल सपोर्ट हम कर सके, तब जाके 1975 में G7 जो बॉडी आप पढ़ते हो आज के टाइम पे, अरे याद नहीं है, G6 पढ़ा था, फिर G7 बनी, G8 बनी और फिर G7 बनी। पहले यहाँ पे G6 में कनाडा नहीं हुआ करता था, अगले साल उसकी एंट्री होती है कनाडा की, देन रशिया की 1996 में जाके एंट्री होती है, G8 बन जाता है। फिर 2014 में दोबारा से रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है, तो ग्रुप बन गया था G7। यम किपुर वॉर की वजह से तो बना था, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेज करके थे, तो तभी तो जाके G7 का डिसीजन हुआ था, जो बाद में मतलब 1976 में G7 बना, पहले G6 ही ग्रुप हुआ करता था। कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें, जापान था, यूएस था, यूके था, नहीं, सी से क्या था, कनाडा, कनाडा। G6 में जूस, चीफ, अच्छा हाँ, कनाडा तो अभी अगले साल आएगा ना, ठीक है ठीक है। फिर नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, जी से था जर्मनी, एफ से था फ्रांस, 1 2 3 4 5, एक छुट्टी है, आई से इटली। तो ये थे पहले G6 जिनको बोला करते थे, जापान था, यूएस था, यूके था, इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था। फिर 1976 में कनाडा की एंट्री हुई थी, फिर बना ये G7। फिर 1996 में रशिया की एंट्री हुई थी, फिर बना था ये G8। फिर यहां से रिमूवल हो जाता है रशिया का और फिर बना था ये G7 समिट मतलब जो मीटिंग होती है उसके लिए, और ग्रुप बन गया। अब ये जो यम किपुर वॉर था, यहाँ पे जीत तो इसराइल ही जाता है, पर एक ट्रीटी साइन होती है, तो यहाँ पे आता है डेविड अकॉर्ड, जहां पे इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री बन जाता है कि ठीक है, हम इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने इशू तो रेज करा, पर उतना सपोर्ट नहीं बन पाया, ऊपर से ये ग्रुपिंग फॉर्म हो जाती है, तो इन्होंने क्या करा, गिव अप कर दिया, और एक अकॉर्ड आता है जिसका नाम था डेविड अकॉर्ड, जिसके तहत इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसराइल क्या है, हमारे एंड से भी एक कंट्री। डेमेस्कस सीरिया की कैपिटल है, वो सीरिया की है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो सिनाई पेनिनसुला था, अभी भी 1978 में जब ये डेविड अकॉर्ड आता है, सिनाई पेनिनसुला अगेन इजिप्ट का जो पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसको वापस नहीं करा था एकदम से, अगले साल जाके वापस किया इसराइल ने कि ठीक है, जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है ये किसका है, इजिप्ट का ही है, जो आज भी आप पढ़ते हो। तो 1979 में जाके इसको वापस किया। प्लस जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ही रह गया, यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग आपको मिलेंगे और किसी को ये वापस नहीं करा, किसी को मतलब पैलेस्टीनियंस को ये वापस नहीं करा गया था। इसके बाद गाजा स्ट्रिप जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा रिनाउंड है। अभी आपने एक एक्सिस भी देखा, कौन सा था, मोरैग एक्सिस, वहां पे तो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग। माइक्रो इरिगेशन का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुना है कभी माइक्रो इरिगेशन, वो भी इसराइल से सीखा है बाकी कंट्रीज ने, कि अगर आपकी जो टेरिटरी है, अगर वो डेजर्ट में
हाँ, डेजर्ट में है उतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है अब आसपास अवेलेबल, माइक्रो इरिगेशन का यूज करो, पानी भी कम यूटिलाइज होगा और आपकी जो प्रोडक्ट है क्रॉप है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज करा था। बाकी इसकी लेंथ देखोगे 41 किलोमीटर तक की है, 10 किलोमीटर विड्थ है, ये देखो लंबाई ज्यादा है, बाकी विड्थ इसकी कम ही है। और किसके साइड में है, तो मेडिटेरियन सी के साइड में। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पे इसराइल के साथ एंड साउथ वाले पार्ट पे इजिप्ट के साथ, और दूसरी वेस्टर्न पार्ट पे देखोगे तो देयर इज मेडिटेरियन सी। अब आते हैं रोल ऑफ गाजा इन इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अभी और है हिस्ट्री बची हुई, रुक जाओ थोड़ी देर। अब जो आप अरब वगैरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड आएगा, वो आगे है चल के सारा। तो अब रोल ऑफ गाजा देखोगे इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो जो गाजा स्ट्रिप है आज तक यहाँ पे पैलेस्टीनियंस ही आपको मिलेंगे। 1948 जब से फॉर्मेशन हुआ है इसराइल का, तब से लेके आज तक यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं। कभी भी डोमिनेट करने की ट्राई करी है, सप्रेस इनको कर दिया गया है, तो वो वाली कॉन्फ्लिक्टिंग जोन जो थी वो आज तक चल रही थी। ये जो हमास रिबेलियन ग्रुप बना था, एक तरह से पैलेस्टीन के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाने की ट्राई करी थी। किसका सपोर्ट था, अरब नेशंस का सपोर्ट था। पर बाद में हुआ क्या, वही स्टोरी, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ट्राई कर रहे हो उस जगह पे जहां पे ऑलरेडी एक आपने नई कंट्री का प्रपोजल ला दिया था 1948 में, दैट इज इसराइल। तो जो यूएस है, इसराइल है, इन सभी ने मिलके क्या किया, इस हमास ग्रुप को बोल दिया कि ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टी ना रह के ये क्या बची, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और आज के टाइम पे आप देखते हो यूनाइटेड नेशन ने पीछे क्या किया था, कैटास्ट्रॉफिक फेमीन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि फूड की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और प्लस बहुत सारे लोगों की डेथ भी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग जो बच्चे थे मैल नरिशमेंट की वजह से उनकी डेथ देखने को मिली। नाउ हिस्टोरिकल सपोर्ट अगर देखें पैलेस्टीनियंस का, तो देख लो इंडिया एक नॉन अरब कंट्री था जिसने दो सेपरेट स्टेट्स का एक जो आइडिया है उसको आगे प्रमोट करा था। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेजिटिमेट मानते हैं हम इंडिया के एंड से कि इनकी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। टू स्टेट सॉल्यूशन को हम प्रमोट करते हैं कि जो पैलेस्टीन है ये भी एक सॉवरिन नेशन होना चाहिए, इनके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनकी किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब हमने इसराइल को भी डिनाई नहीं करा, हमने पैलेस्टीन को भी डिनाई नहीं करा, क्योंकि पैलेस्टीन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ एसोसिएटेड है और हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं। तो इसी वजह से हमने टू सेपरेट स्टेट का जो सॉल्यूशन है उसको ज्यादा प्रमोट किया था। देन डी हाइफेनेशन पॉलिसी, इसको जीरो सम गेम भी बोलते हैं। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एक ही कंट्री को प्रमोट कर दिया और दूसरी को बिल्कुल ही अपोज कर दिया, तो उस पर हम नहीं गए हैं। डी हाइफेनेशन पॉलिसी, कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो इंडिया ने काफी सपोर्ट करा है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए सेपरेट, तो इसको भी हमने सपोर्ट करा है। इंक्लूडिंग इसराइल भी कंट्री होना चाहिए, मतलब इसराइल को भी डिनाई नहीं करा कि आप कंट्री नहीं होने चाहिए, तो दोनों को हम सपोर्ट करके ही चल रहे हैं, वो चाहे यूएनएससी है या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। अब देखो यूएनजीए की बात आ गई तो यूनेस्को तो आ ही जाएगा इनडायरेक्टली। तो यूनेस्को की काफी सारी इंपॉर्टेंट साइट आपको पैलेस्टीनियन रीजन्स में भी मिला करती थी, पर जब भी वॉर होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिग्रेड करती हैं, जो हेरिटेज है वो आपकी खत्म होती है। जहां पे वॉर होता है वहां पे आर्ट एंड कल्चर इमर्ज नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। कब बॉम्ब फूटेगा, क्यों करेगा कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकस। अभी आर्ट एंड कल्चर से याद आया, एक मंदिर का आपने इशू सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एक एडवोकेट, हाँ वो वाला इशू, उसमें वैसे एडवोकेट मेरे को तो सही नहीं लगा। उसमें सारे करवाते हैं रेनोवेशन, सारे इंप्रूव करवाते हैं, टेम्पल्स भी आपको आफ्टर ऑल इकोनॉमी ही फ्लरिश करवाते हैं, तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। ये होता है जब आप ज्यादा इकट्ठड़ हो जाते हो एक तरफ को। सारे टेम्पल्स का नहीं है ऐसे, सेंटर चाहती है, सेंटर चाहती होती है हर बारी की जो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है वो हमारे ही एंड पे हमें रिसीव हो, पर सारे टेम्पल्स का नहीं है। साउथ में चले जाओ आप, वहां पे सेंटर का कंट्रोल नहीं है, वहां की जो पुरानी फैमिलीज हैं वही आज तक कंट्रोल करती आ रही हैं, और जब भी भंडारा वगैरह लगता है उसी चंदे में से पैसा यूज करा जाता है। एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे, जब बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हो जाते हैं तो एक्सेप्शन नहीं है। हाँ बाकी अगर वो पार्टी मिल जाती है सरकार के साथ फिर स्टोरी अलग होती है, वहां पे फिर करप्शन आ गई तो वो तो नहीं बोल सकते उस केस में। बट पहले से जो रिचुअल्स चलते आ रहे थे, ज्वेलरी होती है वो हमेशा चेंज करी जाती है, कुछ चैम्बर्स ऐसे होते हैं जो बंद ही होते हैं, आज तक खुले नहीं है किसी ने, कभी कैटास्ट्रॉफ आएगा तब जाके खुलेंगे। एनीवेज वो अलग स्टोरी है, अभी पैलेस्टीन ही चलते हैं दोबारा से।
तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। इंडिया ने काफी सारे पैसे प्रोवाइड भी करे थे पैलेस्टीन को, जैसे क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिस दिन ये प्रपोजल साइन हुआ विद इन 1 मंथ पैसा सैंक्शन करा जाएगा और उस काम को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक येसर अराफत स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब एक प्लाजा जहां पे पब्लिक गैदरिंग्स होती है, वो वाला एरिया। और सोलर ग्रिड सिस्टम बनाया था नाब्लस रीजन में। ये नाब्लस रीजन कहाँ पे है? तो वेस्ट बैंक जो आपने पढ़ा उसी में लोकेटेड है, पब्लिक गैदरिंग के लिए और प्लस जो सोलर ग्रिड सिस्टम है। पैसा किसने इन्वेस्ट करा था? इंडिया के एंड से। तो यहाँ से क्या सपोर्ट जाता है? यहाँ से मैसेज भी जाता है इंटरनेशनली कि हम पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट नेशन कंसीडर करते हैं। और उसके बाद काम करना पड़ता है हमें, अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो दिखाना भी पड़ता है। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी एबीसीडी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर। देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? तो नंबर 1, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही मेडिटेरियन सी के साथ अटैच हैं। कहाँ पे हम कॉरिडोर्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं, कहाँ पे? जैसे मैक कॉरिडोर याद है आपको, इंडिया था, मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इंडिया से शुरू होता है, अरब पेनिनसुला से जाते हैं आगे, आपके ये इजराइल एंड ऑल आते हैं, फिर जाके आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ते हो। पर बिकॉज यहाँ पे एक वॉर चल रही है जिस वजह से पूरा का पूरा कॉरिडोर ठप बैठा हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस तो है ही इसकी। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है तो इनडायरेक्टली इंडिया को भी फायदा ही होगा। एंड उसके बाद अब आती है थोड़ी सी हिस्ट्री बची, इसको देख लो। कुछ चीजें आपने पढ़ी, कुछ हम अभी देख लेंगे। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का एक प्रपोजल आया, रेजोल्यूशन 181 जिसको बोलते हैं, और 1947 में जो इजराइल था उसको एज अ सेपरेट कंट्री कंसीडर कर लिया जाता है। 1948 में इंडिया ऐसा वन ऑफ द नॉन अरब नेशन बनता है जिसने इजराइल को एज अ कंट्री कंसीडर कर लिया। अब इजराइल ने इंडिया की हेल्प भी काफी करी है। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम देखें, एम्यूनिशन में देखें, इन मिसाइल्स में देखें, फार्म एंड टेक बाद में हुआ था जब हमने अपने 5 ईयर प्लान्स चलाए थे, तब जाके यूजफुल हुआ। बट स्टार्टिंग में जब हमने यस कर दी थी कि यस आप भी एक कंट्री हो, काफी ज्यादा हमें हेल्प वहां से मिली थी। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें इजराइल बहुत आगे निकल चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अब जाके पॉपुलर हुए हैं, इनके पास तो पहले से ही थे। इवन वो जो मिग 21 वाला आपने आर्टिकल पढ़ा, ये रूस ने बनाया था, यूएसएसआर। अब हुआ क्या था कि यूएस को भी बनाना था सेम जैसा। उस टाइम के हिसाब से सेकंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर था। 1950s में आप कोई ऐसा जेट बना के रख दे रहे हो। तो यूएस और इजराइल दोनों ने बनाई दोस्ती कि चल एक साइबर अटैक सा करते हैं। पता तो लगाए इन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ऐड करी है, पता नहीं कितनी पायरेसीज करी, तब जाके पूरी टेक्नोलॉजी उनको मिग 21 की पता लगी थी। तो मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें साइबर अटैक जैसा वर्ड, तो उसमें ये काफी ज्यादा फ्लरिश हो रखे हैं पहले से इजराइल। खैर रशिया तो वैसे भी टेक्नोलॉजी में अगर इतिहास से भी देखोगे तो काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है, पर इजराइल भी वन ऑफ देम, क्योंकि कंट्री बाद में जाके डेजिग्नेट हुआ था। चलो फिर यूएसएसआर का तो ब्रेकडाउन ही हो जाता है, रशिया सेपरेट, बाकी कंट्रीज को आप सुनोगे भी नहीं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ज्यादा कहाँ आता है इनका नाम टेक्नोलॉजी में। वही चीज है, पहले यूएसएसआर था तो एज अ कलेक्टिव नेम यूज किया करते थे, पर अब रशिया का ही आप सुनते हो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है। नेक्स्ट इज अरब इजरायली वॉर शुरू हो जाते हैं जिसमें इजराइल जीत जाता है और जो पैलेस्टीनियन थे इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद गाजा स्ट्रिप में आप देखोगे पैलेस्टीनियन की डोमिनेंस आपको मिलेगी। इनिशियल टेंशंस, अब देखो स्वेज क्राइसिस के बारे में बात करिए। अब स्वेज कैनाल कहाँ पे है? जब आप अफ्रीकन यूनियन को देखते हो, यहाँ पे इजिप्ट वाला पार्ट, यहाँ पे तो जाती है स्वेज कैनाल, यहाँ पे आपका सिनाई पेनिनसुला आ गया, इजराइल वाला पार्ट। मतलब अगर स्वेज क्राइसिस हो रहे हैं तो किस कंट्री के साथ हुए? इजराइल के, इजिप्ट के साथ, सिनाई पेनिनसुला के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं क्योंकि मास माइग्रेशन देखने को मिलती हैं। 6 दिन तक ये भी वॉर चलती है। उसके बाद इजराइल ने कंट्रोल गेन कर लिया था ओवर सिनाई पेनिनसुला। फिर आता है आपका डेविड अकॉर्ड। डेविड अकॉर्ड कब आया जाके? 1978, 1978, 70 कितना था देखना, यहाँ पे लिखा है 79, नहीं उल्टा लिखा है यहाँ पे। ओहो रुक जाओ देख ही लेते हैं, कंफ्यूजन हो गया। ये था, दिख रहा है इधर, कहाँ गया वो? 78, 1978 डेविड अकॉर्ड आता है 1978 में, जिसके तहत इजिप्ट झुक जाता है कि हम सरेंडर करते हैं, इजराइल जीत जाता है। पर अगले साल जाके सिनाई पेनिनसुला दोबारा से वापस दे दिया गया इजिप्ट को। ये डेविड अकॉर्ड का था। उसके बाद हाँ जी, हाँ कैपिटल बीच में ना वो ऑनलाइन वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, वहां पे भी इश्यू आता है। मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन पूछो पर एंड में जितने भी हो लिख लिया करो साथ के साथ, ठीक है? क्योंकि हम कई बार आउट ऑफ बॉक्स भी चले जाते हैं, फिर वो टॉपिक से भटक जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाउ जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक तो आपने देख ली रिलीजन के बेसिस पे। नंबर 2
एज अ कैपिटल। इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है कि हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए कायदे से, जेरूसलम, पर उसका सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ही इनके कंट्रोल, सॉरी जो ईस्टर्न पार्ट है वो पैलेस्टीनियन के अंडर है, बाकी पार्ट इनके अंडर है, तो वो कंप्लीट तो नहीं बन सकती। तो जब तक ये यूनाइटेड नहीं है तब तक कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल कौन सी आ गई, तेल अवीव। बाकी पैलेस्टीनियन का व्यू है जो ईस्ट जेरूसलम है ये हमारी फ्यूचर कैपिटल होगी। फ्यूचर कैपिटल मतलब अगर पीस एस्टेब्लिश हो जाता है, इनको एज अ सेपरेट स्टेट काउंट कर लिया जाता है, तो उसके बाद ये सेपरेट कैपिटल काउंट होगी। ईस्ट जेरूसलम जो आज भी पार्ट है पैलेस्टीनियन, वेस्ट बैंक में देखा ना आपने, इस तरह से था, यहाँ पे ईस्टर्न वाला पार्ट। देन यम किपुर वॉर हुआ 1973, और यहाँ पे सरप्राइज अटैक इजिप्ट और सीरिया का सपोर्ट आया था। अब सीरिया को क्यों ले आए ये बीच में घसीट के, बॉर्डर एरियाज, वही बात आ गई, बीच में इसराइल है। हाँ, सीरिया के पास ही हुआ करता था पहले गोलन हाइट्स, उसको भी एनेक्स ही करा था बाद में इसराइल ने। यस, उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड आ जाता है 1979 इजिप्ट और इसराइल के बीच में, जिसकी आउटपुट आपको पता है, बाद में सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया, पर वेस्ट बैंक वाला एरिया पैलेस्टीनियन को रिटर्न नहीं करा गया था। अब ये जो इंतिफादा आता है ये अरेबियन नेशंस लेके आए थे, अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इसराइल और पैलेस्टीन, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए। इनमें भी कुछ चीजें आई, जैसे नंबर 1 हमास ग्रुप इन्होंने बनवा दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी काइंड ऑफ, कि हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो एक आप अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना दो। पहले ये पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी ही थी, पर जो यूएस वगैरह हैं उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड कैसे देखता है इनको, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनकी दूसरी मीटिंग 2000-2005 में हुई थी, वही कि हमास को दोबारा से रिवाइव किया जाए, एंड 2023 में लास्ट मीटिंग हुई थी। इंतिफादा का मतलब होता है शेक ऑफ, कि जो आपके ऊपर कोई और रूल कर रहा है उसको साइडलाइन करो, इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। तो मतलब अरब का सपोर्ट किस तरफ जा रहा है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर। तभी जब ये 12 पॉइंट प्लान यानी कि पीस प्लान आता है, तो जो अरब नेशन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं शांति यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी तो हमारे एरियाज भी सिक्योर रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। इसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स आते हैं। ऑस्लो कैपिटल आ जाएगी नॉर्वे की। अभी नोबेल प्राइज की भी आपने न्यूज हेडिंग्स पढ़ ली होंगी, तो पीस प्राइज जब आता है तो वहां पे ऑस्लो भी काफी पॉपुलर होता है। खैर यहाँ पे ऑस्लो का क्या रोल है, तो पहले तो 1993 की बात है, पैलेस्टीनियंस को बोला गया कि इनकी सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट बनवाएंगे। कौन कौन से 2 एरिया, वन इज गाजा और दूसरा आ जाएगा वेस्ट बैंक वाला एरिया। फिर उसके बाद म्यूचुअल रिकॉग्निशन बोली गई कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए और अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, मतलब एज अ सेपरेट एंटिटी आप एक्ट करो। स्टेट नेशंस नहीं बोले थे, मतलब सेपरेट स्टेट की बात नहीं बोली थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात बोली हुई है कि पैलेस्टीन अभी भी किसके अंडर ही आएगा, अंडर इसराइली, बस सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे इंडिया के केस में ऑटोनॉमी आप पढ़ते हो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट्स की, वैसा जैसे कॉन्सेप्ट था ये भी। एंड 1995 में यहाँ पे बोला गया कि जो इजरायली हैं इनका विड्रॉल होना चाहिए उन सिटीज में से जो वेस्ट बैंक के अंदर लोकेटेड हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस डोमिनेटिंग है। ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट चल रही थी तो उसको विड्रॉ करने के लिए बोल दिया गया। अब आते हैं 21st सेंचुरी में, कॉन्फ्लिक्ट और क्या क्या रिस्पॉन्सेज है। तो 2013 में यूएस ने बोला हम पीस एस्टेब्लिश करवाएंगे, क्योंकि अटैक्स चलते ही रहते थे इस एरिया के अंदर। 2014-2018 ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इमर्ज करता है। दोबारा से जो पैलेस्टीनियंस थे इन्होंने बोला कि जो हमारी टेरिटोरियल डिवीजन है ऑस्लो अकॉर्ड के हिसाब से वो हमको मिलनी चाहिए। मतलब अब ये दोबारा से बोलने लगे कि जो सेल्फ गवर्नेंस का एक आइडिया लेके आया था ऑस्लो अकॉर्ड वो हमको मिलना चाहिए, पर इसराइल इसको पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद 2018 से 20 अब दोबारा से वही चीज हुई, पैलेस्टीन के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको किसने डिक्लेयर करा था, यूएस ने। तो यूनाइटेड नेशन किसकी सुनेगा, ऑब्वियस सी बात है यूएस की। बेशक बाद में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा कैटास्ट्रोफिक हंगर हो चुके हैं, फेमीन हो चुका है इस रीजन के अंदर, पर जो रिलीफ फंड वगैरह जाते थे इनको, ह्यूमैनिटेरियन एड्स आती थी, उसको रुकवा दिया था बाद में। सपोर्ट कहाँ पे थे, ये देख लो, यूएस ने प्रपोज करा था पीस टू प्रॉस्पेरिटी, तभी इस चीज को अगर रुकवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो जनता होगी वो आप पे प्रेशर क्रिएट करेगी कि दोबारा से उनको बोलो कि हमें ये सारी चीजें अवेलेबल करवाओ। फिर 2020 में आता है अब्राहम अकॉर्ड। इसमें क्या था, अब्राहम अकॉर्ड्स आईआर में कर लिया होगा ये वाला अब्राहम अकॉर्ड। चलो इसको आप एज अ होमवर्क लेके चलो। इसराइल वाला जो सेक्शन था या मिडिल ईस्ट एशिया, वहां पे किया होगा आपने अब्राहम अकॉर्ड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 2020 का टाइम पीरियड है। तो इसमें रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, जो कैंप्स थे किसके, पैलेस्टीनियंस के, उनके ऊपर रेड किसने डाली होगी, अगेन इसराइल ने रेड डाली। हमास ने एक ऑपरेशन कंडक्ट करा, ऑपरेशन अल अक्शा फ्लड, और इसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी एक ऑपरेशन कंडक्ट करा, दैट इज आयरन स्वॉर्ड।
दोनों ही ये 2023 में हुए और इजराइल ने यहाँ पे स्टेट ऑफ वॉर कंसीडर कर दिया। उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट आज 2025 चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस है। इंडिया का स्टैंड क्या है? तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो रिसेंट अटैक हमास ने करे हैं इजराइल के ऊपर उसकी भी हमने निंदा करी है, और जो वाइस वर्सा हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैलेस्टीन में हुए थे, उसकी भी हमने निंदा करी थी। तो हम दो सब जो नेशन है, सेपरेट नेशन होने चाहिए, उसी के ऊपर अभी अड़े हुए हैं जो इंडिया है। बाकी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए बोलेंगे ही। तो रीजनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका मेंस का एक क्वेश्चन है, इसको लिखने की ट्राई करना। इम्प्लीकेशन ऑफ गाजा पीस प्लान फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड डायस्पोरा इंटरेस्ट। हाँ जी, ऑनलाइन ये वाला क्वेश्चन आपने लिखना है। नहीं, एज अ स्टेट नहीं कंसीडर कर रहा, डिफरेंस था। पैलेस्टीन के लिए बोला है कि पीस होना चाहिए उस रीजन के अंदर। आ गया ना सुन्नी और शिया वाला कॉन्सेप्ट, इस्लाम धर्म आ गया ना वहां पे, तो इसी वजह से सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट ही तो कर रहा है, इजराइल के फेवर में कहाँ है? उनके फेवर में यूएस बेशक है, पर यूएस के भी अपने गेन्स है, साइड में इंडिया है, ऊपर की तरफ चाइना है। पैलेस्टीन में बनाया था। अब ये माइग्रेशंस, अरे नोबेल प्राइज तो जिसने शुरू किया था उसने तो फिर बॉम्ब भी बनाया था, फिर उस बेसिस पे तो नहीं जज कर सकते ना हम। स्वाति एक बार इसको रिकॉर्डेड देख लेना, ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, एक बार रीड कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी दोबारा से। स्वाति ब्लॉग्स, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एक ऑडियो मैसेज बना के उस पर भेज दूंगी, ठीक है? अच्छा, सिर्फ 2 आर्टिकल्स करेंगे अब। कफ सेरो वाला अगेन बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, छोटे छोटे 2 आर्टिकल्स पिक कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे हार्डली। ये वाला कल करते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में है। जल्दी से लिखो। हाँ, ट्रम्प को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो कफ सिरप वाला आर्टिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कल ही करवाऊंगी। ये भी बहुत लंबा आर्टिकल है, क्योंकि लंबे आर्टिकल देख के आप सभी की हवा खत्म हो जाती है। चलो, छोटा सा आर्टिकल है फॉस्फीन। देखो, जहां पे भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी वहां पे आपको बस बाद में करना, बातें सुन लो। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 2 ही हैं। एक एक्सरसाइज बची, एक फॉस्फीन गैस बची। कल इंडियन एक्सप्रेस में इसको कवर करा गया था। देखो, जहां पे भी गैसेस प्रेजेंट होती है वहां पे कोई ना कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, और ये फॉस्फीन उस जगह पे अगर आपको मिल जाए जहां पे चांसेस होते हैं कि शायद यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो पहला जो एविडेंस माना जाता है वो फॉस्फीन गैस को ही लिया जाता है। अभी हुआ क्या, हम एक टेलीस्कोप आपने पढ़ा था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो एक ब्राउन ड्वार्फ है। ब्राउन ड्वार्फ मतलब एक प्लैनेट तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। जो प्लैनेट होते हैं किन बेसिस पे हम बोलते हैं ये प्लैनेट है? नंबर 1, एक तो प्लैनेट बोलो। हाँ, नहीं, एटमॉस्फेयर तो जो एक्सो प्लैनेट है उनका भी है ही कुछ ना कुछ। नहीं, स्टैटिक तो किसी की भी नहीं है। हाँ, ऑर्बिट वर्ड यूज करो फिर। एक तो उनकी अपनी वेल डिफाइन ऑर्बिट होनी चाहिए, प्लस एक स्टार के अराउंड वो रिवॉल्व करते होने चाहिए। जैसे अर्थ कौन से स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है? सन एक स्टार ही है ना, तो पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, रिवॉल्विंग अराउंड स्टार, तो स्टार यहाँ पे कौन आ गया? जैसे सन, हमारा वाला जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके केस में, बाकी एंड्रोमेडा है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, पर एक एग्जाम्पल अगर ले ले। और इसके अराउंड नेचुरल सैटेलाइट का होना जरूरी होता है? नहीं होता। अर्थ के पास मून है, फोबोस किसका है? ये मार्स का है, पर मरकरी और वेनस के पास तो नहीं है, तो जरूरी नहीं होता। फिर बाद में एडिशनल, पहले जो 2 पॉइंट हैं दे आर मेजर, इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो किसी को प्लेनेट बोलना है या नहीं बोलना है। उसके बाद आते हैं लेमन से पॉइंट्स, जैसे एटमोस्फेयर होना चाहिए, वो हर एक का ही होता है, तो यहाँ पे भी होता ही है। एंड प्लस जो आपकी बेल्ट्स होते हैं उसके बीच में लाई ना करे, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट पढ़ा था आपने, कैपलर बेल्ट पड़ी हुई है, तो उन बेल्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिर साइड वाइज फीचर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ब्राउन ड्वार्फ है, वुल्फ 1130C, मतलब एक बाहर प्लेनेट है जिसके अंदर प्लेनेट लाइक फीचर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या,
अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट करी फॉस्फीन गैस। अब डिटेक्ट कैसे करी, क्योंकि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, अगर आपको याद हो, इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर काम करता है, तो उससे डिटेक्शन हो जाती है फॉस्फीन की। तो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है अपने में ही। क्यों? क्योंकि फॉस्फीन गैस तो वहां पे प्रेजेंट होती है जहां पे बैक्टीरियाज होते हैं, कोई छोटी मोटी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो फॉस्फीन से हमें क्या एविडेंस मिलता है कि शायद वहां पे कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। बाकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में डिप्लॉय करा था, कौन सी ऑर्बिट में है, कौन से पॉइंट पे है? वेरी गुड, L2, लैग्रेंज पॉइंट 2। और आदित्य कौन से पे है? 1, आदित्य L1, तभी बोलते हैं उसको आदित्य L1। तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला क्या है? तो याद रखिएगा PH3, यानी कि बीच में फॉस्फोरस है, 3 इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के एटम्स। फॉर्मेशन कैसे होती है अर्थ के ऊपर नेचुरली? तो जहां पे भी बैक्टीरिया होंगे प्लस ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, लो ऑक्सीजन लेवल रहता है, वहां पे आपको फॉस्फीन गैस मिलती है। जो फॉस्फेट वगैरह मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना है ओर, याद है ओर? ओर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिक्स फॉर्म में मिलेंगे और उसमें से आप क्या करोगे? मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर लेते हो। तो ये जो फॉस्फेट कंपोनेंट होते हैं ऑलरेडी अर्थ के सरफेस पे भी हैं, बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं या एक्सो प्लैनेट हैं उनके सरफेस पे भी मिलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उन फॉस्फेट को खाते हैं और उन्हीं में से फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि अगर कार्बनिक कंपाउंड होगा तो वहां से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो वाली सारी चीजें आ जाएंगी, प्लस फॉस्फेट वहां से मिल गया, तो क्या बन जाएगा? PH3 फॉस्फीन। इसके अलावा जो जुपिटर और सैटर्न का एटमॉस्फेयर है वहां पे भी आपको फॉस्फीन गैस मिलती है, और इसको हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बोल देते हैं, ऑल्टरनेट नेम आ गया। एंड यूजेस क्या क्या है? तो सेमीकंडक्टर हो गए, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी, फ्लेम रिटार्डेंट की तरह भी इनको यूज करा जाता है, और एज अ पेस्टिसाइड भी इनको यूज करा जाता है, ग्रेन वगैरह स्टोर करने के लिए पेस्टिसाइड की फॉर्म में भी यूज करा जाता है। ओके, एक अगर आपको नहीं है पता, इथाइलिन गैस भी आपने सुनी होगी, एसिटाइलिन जिसका कॉमन नेम आ जाता है। वेल्डिंग देखा है किसी ने? वेल्डर को देखा है ऐसे जब टच करते हैं उसके साथ तो लाइट फ्लेम डेवलप होती है, दैट इज एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन उसको बोल देते हैं। अब पहले क्या होता था? लाइट तो होती नहीं थी, तो एसिटाइलिन प्लस फॉस्फीन, जब पानी गिरता था उस शिप के ऊपर तो वहां से आग जलती थी। सोचो, पानी की वजह से आग जलती थी, तो वहां पे भी फॉस्फीन गैस का यूज करते थे। चलो इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, पर शिप के साथ आपने एसोसिएट कर लिया। एसिटाइलिन होता था C2H2 डबल बॉन्ड लगा होता था, प्लस फॉस्फीन होता था। जैसे पानी लहर आती थी इसके ऊपर गिरती थी तो उससे लाइट जगेगी, लाइट मतलब आग जगती थी, तो रास्ता देखने में इजी हो जाता था, नेविगेशन में भी हेल्पफुल रहती थी, तो वहां पे भी फॉस्फीन का यूज था। अब तो खैर लाइटनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी आ चुका है, ये उस टाइम की बात है जब ट्राइबल्स हुआ करते थे, तो पानी की लहर गिरी और उससे आग जलेगी, तो फॉस्फीन एंड एसिटाइलिन था। कलरलेस होता है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब आग कैच कर लेता है, फ्लेमेबल है नेचर में, और एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है, और गार्लिक लाइक ऑर्डर इसकी होगी, लहसुन होता है जैसा, वैसी जैसी स्मेल आती है। वाटर के अंदर बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और कैसे बनता है? तो सबसे पहले हॉट वाटर, दूसरा व्हाइट फॉस्फोरस, इनकी रिएक्शन होती है और बन जाता है फॉस्फीन गैस, प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड। ये थोड़ा साइंटिफिक चला गया, इसको स्किप भी कर सकते हो। फॉस्फीन था, बस यहां से क्या बताया गया कि शायद वहां पे बैक्टीरियल लाइफ एग्जिस्ट करती है, तभी वहां पे फॉस्फीन गैस आपको मिली। सबसे पहले मिल रही है तो मतलब नंबर अभी कम होगा वहां पे, बाकी गैसेस तो नहीं मिली, फॉस्फीन मिली, तो एविडेंस देता है। छोटा सा आर्टिकल, एक्सरसाइज कोंकण। अब कोंकण का नाम सुन के आइडिया लगाओ कौन सी कोस्ट पे होगा, वेस्ट कोस्ट पे या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? कितने बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, कितने बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट? ये वेस्टर्न कोस्ट है। कोंकणी लैंग्वेज गोवा के साथ एसोसिएट कर लेना, मैंने गोवा वेन्यू नहीं बोला, हमें वाटर बॉडी देखनी है तो वेस्टर्न कोस्ट आ जाएगी, ठीक है, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट आ जाएगी। दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ यूके, दोनों की नेवीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे इंडिया की इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी। इंडिया की तरफ से कौन से इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? तो याद रखिएगा विक्रांत, आगे लिखा होगा। इसके भी दो ही फेजेस रहेंगे, एक हार्बर फेज है, दूसरा सी फेज है। थ्योरेटिकल कहाँ पे होगा? हार्बर फेज में। सी फेज में तो प्रैक्टिकल आ जाएंगे, टेम्परेरी ऑपरेशन कंडक्ट करे जाएंगे, सारे परफॉर्म करेंगे मिलके, तो दैट इज हार्बर एंड सी फेज, एंड INS विक्रांत हमारे एंड से जाएगा। चलो इतना सा याद रखना था, इसमें छोटे छोटे फ्लाइंग ऑपरेशन भी इसमें कंडक्ट करे जाएंगे, एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, सारे तरह के ऑपरेशन कंडक्ट होंगे इसमें। बाकी विजन, इंडिया यूके का एक विजन भी है 2035, डिफेंस कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन आ रही हैं उसमें। सो दैट्स ऑल। एक आर्टिकल रह गया जिसको हम करेंगे कल। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो
कफ सिरप वाला आर्टिकल रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी इमर्ज हो चुकी है। तो इसको कल करेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, आपको नहीं समझ आएंगी। और डरा मत करो, अगर बड़ा आर्टिकल आता है उसको सुना करो। आदों को तो प्रेशर में ही सोच, नहीं नहीं सभी को नहीं बोल रही, मैं देखती रहती हूँ ना, यहाँ से सारे दिखते रहते हैं। आधे तो इतने प्रेशर में चले जाते हैं, इतना लंबा आर्टिकल इतना कौन पूछता है पेपर में। अरे भाई मेरे को पता है कौन पूछता है कौन नहीं पूछता है, तुमने सिर्फ पढ़ना है अभी। तो ये सोच के बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो मैं पीपीटी का नंबर बता दिया करूंगी पहले कि आज कितनी स्लाइड्स हैं, फिर सोचते रहा करना कि अभी तो 3 ही स्लाइड्स हुई हैं, अभी तो 70 और पड़ी हुई हैं। तो ऐसे नहीं सोचना होता है ना। और बाकी मैंने आपको टेस्ट का बता ही दिया कि बुरे हाल हैं तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा अगर अगले साल पेपर देना है, तो थोड़ा फोकस हो जाओ, ठीक है।